नमस्कार, मैं कौस्तुभ झा और केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज हम बात करेंगे वामपंथ यानी कम्युनिस्ट की। जी हां, वामपंथ यानी कम्युनिस्ट विचारधारा। आप इस विचारधारा से सहमत हो सकते हैं, सहमत नहीं भी हो सकते हैं, पर इस विचारधारा को खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि आज 1/3 से अधिक भूभाग पर इस विचारधारा का किसी न किसी रूप में प्रभाव मौजूद है। हालिया वर्षों में भारत सहित दुनिया की कई देशों में वामपंथी ताकतें कमजोर हुई है। कमजोरी के कारण विचारधारा नहीं है, बल्कि इसके झंडाबदार हैं। दरअसल झंडाबदारों ने वामपंथ को स्वयं के हित में परिभाषित करके इसके व्यापकता को संकुचित कर दिया है। जिस विचारधारा को क्रांति की गौरव से अभिभूत होना चाहिए था, वह दुराग्रह का प्रतीक बन गया। जिस विचारधारा को प्रगतिशील होने का गौरव प्राप्त था, आज उसमें जड़ता का बीजारोपण हो गया है। कम से कम भारत के संदर्भ में इतना तो कह ही सकते हैं। ऐसी और भी कई बातें हैं जिस पर चिंतन और बदलाव करके आज भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। कहते हैं कि वामपंथ को समझना है तो उसके इतिहास का अध्ययन करना होगा। इसके लिए मैंने भी कई पुस्तकों का अध्ययन किया, इंटरनेट को खंगाला। अध्ययन से पता चला कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत को लेकर कम्युनिस्टों में मतैक्य नहीं है। सीपीआई के लोगों का मानना है कि भारत में वर्ष 1925 में कम्युनिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई, जबकि मार्क्सवादियों का मानना है कि वर्ष 1920 में ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। अब इसको विस्तार से समझने के लिए पन्ना पलटना होगा। दरअसल 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में सोवियत संघ का उदय हो चुका था। बोल्शेविक क्रांति की सफलता के बाद एक नई व्यवस्था दुनिया में पूंजीवाद को चुनौती देने के लिए मजबूती के साथ अपनी पकड़ को मजबूत बना रही थी। इसी माहौल में 17 अक्टूबर 1920 को सोवियत संघ के ताशकंद में एक बैठक होती है। आपको बताते चलें कि इस वक्त वह ताशकंद उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। कहते हैं कि 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद की इस बैठक में कम्युनिस्ट नेता एमएन रॉय, उनकी पार्टनर इवलिन रॉय, अंबानी मुखर्जी, रोजा फिंडीगॉफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक और आचार्य एमपीबीटी जैसे दिग्गज कम्युनिस्ट नेता इस बैठक में उन दिनों मौजूद थे। कई लोगों का मानना है कि इसी बैठक में पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी। एमएन रॉय, जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय था, उन दिनों अमेरिका में कम्युनिस्ट आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, जबकि रोजा फिडिंगॉफ उन दिनों रूस में कम्युनिस्ट आंदोलन की बड़ी हस्ती मानी जाती थी। इधर मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक का मकसद कुछ और ही था। दरअसल ये दोनों उन दिनों तुर्की में खिलाफत शासन को लागू करने के पक्षधर थे और इसके लिए भारत में चल रहे खिलाफत आंदोलन के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रूस गए हुए थे। वहीं इनकी मुलाकात एमएन रॉय से हो गई। इन्हीं लोगों ने मिलकर ताशकंद में भारत के कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रख दी। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि भारत में खिलाफत आंदोलन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ने लगे। लिहाजा भारत में कम्युनिस्टों का एक बड़ा संगठन खड़ा हो गया। एक बात और जो गौर करने वाली है, दरअसल भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने से ठीक पहले एमएन रॉय ने मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रख दी थी। इसका नाम रखा गया था सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी ऑफ मैक्सिको। यानी उन दिनों एमएन रॉय दुनिया में कम्युनिस्ट आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन चुके थे। अध्ययन से पता चला है कि शुरुआती दिनों में कम्युनिस्टों ने भारत में कांग्रेस के नीतियों के साथ मिलकर काम करने की रणनीति अपनाई थी, जबकि अंदर खाने औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बीच कम्युनिस्ट अपना पैठ बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल के भीतर ही कम्युनिस्टों की विचारधारा कांग्रेस से अलग हो गई। वर्ष 1922 में बिहार के गया में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस अधिवेशन में मौजूद मद्रास यानी आज के चेन्नई के रहने वाले कम्युनिस्ट नेता सिंगारबेल चेट्टियार ने संपूर्ण स्वराज की मांग करके कम्युनिस्ट आंदोलन को कांग्रेस से अलग कर दिया। यहीं से कम्युनिस्ट नेता ब्रिटिश हुकूमत के निशाने पर आ गए। कम्युनिस्ट पर पेशावर, कानपुर और मेरठ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा। इसके बाद कई कम्युनिस्ट नेताओं को जेल में डाल दिया गया।
इधर अंग्रेजों ने एक और चाल चली। भारत में पहली बार कम्युनिस्ट आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एम एन रॉय और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बीच होने वाले पत्राचार पर भी नजर रखना शुरू कर दिया। करीब 3 वर्षों की कठोर यातना के बाद कानपुर षड्यंत्र में शामिल कुछ कम्युनिस्ट नेता को वर्ष 1925 में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इनमें कम्युनिस्ट आंदोलन के उभरते हुए नेता पुछलपल्ली सुंदरैया, चंद्र राजेश्वर राव, EMS नंबूदिरीपाद, AK गोपालन, BT रणदिवे का नाम शामिल है। यानी इन सभी लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। बाहर आते ही दिसंबर 1925 में कम्युनिस्ट नेताओं ने कानपुर में एक बैठक की और इसी बैठक में नए सिरे से कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। इसका नाम पड़ा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कहते हैं कि बैठक में मौजूद कम्युनिस्ट नेता सत्यभक्त चाहते थे कि नवगठित पार्टी का नाम इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए, लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं को यह मंजूर नहीं था। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट का हवाला देते हुए तय हुआ कि देश का नाम अंत में रखा जाएगा। लिहाजा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हो गया। सिंगारबेल चेट्टियार को पार्टी का अध्यक्ष और सच्चिदानंद विष्णु घाटे को सचिव चुना गया। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के गठन को लेकर आज भी वामपंथियों में मतभेद बरकरार है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ताशकंद में बनी पार्टी को भारत की पहली कम्युनिस्ट पार्टी मानते हैं, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI से जुड़े लोग 1925 में बनी पार्टी को भारत की पहली कम्युनिस्ट पार्टी मानते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि नई पीढ़ी के नेताओं में पुछलपल्ली सुंदरैया, चंद्र राजेश्वर राव, EMS नंबूदिरीपाद, AK गोपालन और BT रणदिवे जैसे कम्युनिस्ट नेता भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के आधार स्तंभ माने जाते हैं। इस बीच मेरठ षड्यंत्र के आरोप में जेल में बंद कम्युनिस्ट नेता भी अब बाहर आने लगे थे। पार्टी ने वर्ष 1934 में कलकत्ता में एक बैठक करके आंदोलन को तेज करने का निर्णय किया। निर्णय की भनक मिलते ही ब्रिटिश हुकूमत ने एक बार फिर से इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। वर्ष 1940 आते आते आंदोलन को धार देने के लिए कम्युनिस्टों ने एक साथ कई फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिए। इसमें छात्र संगठन, महिला यूनियन, रेडिकल यूथ यूनियन और अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नाम आता है। 3 साल बाद यानी वर्ष 1943 में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी IPTA का गठन हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि मुल्क राज आनंद, कैफी आजमी, पृथ्वीराज कपूर, बलराज साहनी, ऋतिक घटक, उत्पल दत्त और सलीला चौधरी जैसे कई प्रख्यात रंगकर्मी इस IPTA की उपज हैं। इन सबका सिनेमा के शुरुआती दौर में बहुत प्रभाव था। नतीजा भारतीय सिनेमा पर लंबे समय तक वामपंथ का गहरा असर देखने को मिल जाता है। दूसरी ओर सुंदरैया, चंद्र राजेश्वर राव और नंबूदिरीपाद जैसे नेताओं के नेतृत्व में कम्युनिस्ट आंदोलन सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर लगातार सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगी थी। इन्हीं दिनों कम्युनिस्टों से एक बड़ी गलती हो गई। हुआ यह कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन पूरे सबाब पर था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। नाजी सेनाएं सोवियत संघ को निशाना बना रही थी। इस युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान की सेनाएं एक तरफ से लड़ रही थी। इसको नाजी सेना का नाम दिया गया था। दूसरी तरफ सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका की सेनाएं लड़ रही थी। इसको मित्र राष्ट्र का नाम दिया गया था। उन दिनों ब्रिटेन सोवियत संघ का सहयोगी हुआ करता था। इधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ के गहरे प्रभाव में होने की वजह से बड़ी गलती कर बैठी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विश्व युद्ध को जनता का युद्ध बता दिया और कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करना शुरू कर दिया। कालांतर में यही निर्णय कम्युनिस्टों की बड़ी गलती साबित हुई। कम्युनिस्टों का मानना था कि ब्रिटेन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाने से नाजी सेना को पराजित करने में मित्र राष्ट्र के सेना की मुश्किलें बढ़ जाएगी। लिहाजा कम्युनिस्टों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करना मुनासिब समझा। बात यही खत्म नहीं होती है, बल्कि कम्युनिस्टों ने नाजी सेना को परास्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार से भारत में एक राष्ट्रीय सरकार के गठन करने का अनुरोध भी कर डाला। इसका असर यह हुआ कि ब्रिटेन ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाई सभी प्रतिबंधों को तत्काल हटा लिया। यहीं से कम्युनिस्टों पर भारत के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने के आरोप लगने शुरू हो गए।
इस बीच वर्ष 1947 में भारत आजाद हुआ। इसके 2 साल बाद यानी वर्ष 1949 में चीन भी आजाद हो गया। और दोनों की आजादी में एक बड़ा फर्क था, वह यह कि भारत अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजाद हुआ और प्रजातंत्र की राह पकड़ ली। दूसरी ओर चीन मौ से तुंग के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांति के बाद आजाद हुआ और उग्र वामपंथ की राह पकड़ ली। इधर भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन इससे अछूता नहीं रहा। आजादी के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर विचारधाराओं की जंग शुरू हो गई। एक समूह का तर्क था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वघोषित समाजवादी हैं, ऐसे में वामपंथियों को कांग्रेस के साथ काम करना चाहिए, जबकि दूसरा समूह इस तर्क से सहमत नहीं था। उनका मानना था कि चीन की नीतियों का अनुपालन करते हुए भारत में संघर्ष जारी रखना चाहिए। कहते हैं कि उन्हीं दिनों तेलंगाना में किसानों ने सशस्त्र आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलनकारी किसानों ने करीब 3000 गांवों को निजाम के अधिकार से मुक्त करा दिया। इस आंदोलन ने चीन समर्थित कम्युनिस्टों को नई राह दिखा दी। हालांकि उनका यह प्रयोग जल्दी ही विफल भी साबित हो गया। इस बीच चीन के नीतियों की वकालत करने वाले लोगों को अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में तरजीह मिलने लगी थी। इसी कड़ी में वर्ष 1951 में चंद्र राजेश्वर राव पार्टी के प्रमुख बन गए। अभी तक तेलंगाना का सशस्त्र आंदोलन थम चुका था। पार्टी के नेताओं में सशस्त्र आंदोलन को जारी रखने या बंद करने के लिए लंबी चर्चा हुई। इसके बाद पार्टी के 4 नेताओं का एक समूह मास्को गया और इस मामले में स्टालिन से सलाह ली। मास्को जाने वाले नेताओं में एम बसवा पुनैया, अजय घोष, एस.ए. डोंगे और चंद्र राजेश्वर राव शामिल थे। सोवियत संघ से लौटने के बाद इन नेताओं ने सशस्त्र आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी, क्योंकि उन दिनों स्टालिन भारत में सशस्त्र आंदोलन चलाने के पक्ष में नहीं था। दूसरी ओर चीन समर्थित कम्युनिस्ट नेता भारत में गुरिल्ला युद्ध की रणनीति पर काम करने लगे थे। इधर वर्ष 1952 में पहला आम चुनाव हुआ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनकर भारत की संसद में पहुंच गई। इस बीच वर्ष 1957 में केरल में विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को बहुमत मिल गई और ईएमएस नंबूदिरीपाद के नेतृत्व में वामपंथ की वहां सरकार बन गई। यह वैश्विक स्तर पर एक दुर्लभ उदाहरण था। पहली बार जनता के द्वारा चुनी हुई कम्युनिस्ट नेता सरकार बना रहे थे। ऐसा कहीं नहीं हुआ था इससे पहले दुनिया में जहां कहीं भी कम्युनिस्टों की सरकार बनी वह खूनी क्रांति के आधार पर बनी थी। कालांतर में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी कम्युनिस्टों ने सरकार बना ली। कम्युनिस्ट आंदोलन को समझने के लिए अभी एक बड़ा मोड़ आना बाकी था। वह मोड़ आया वर्ष 1962 में, जब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने भारत पर हमला कर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कई बड़े नेता इस युद्ध में चीन का खुला समर्थन करने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि कम्युनिस्ट नेताओं को और उनके समर्थकों को उन दिनों गिरफ्तार करना पड़ा। हालांकि यह भी सच है कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा धारा चीन का विरोध कर रहा था। यानी भारत और चीन के युद्ध के बाद कम्युनिस्ट पार्टी खुले तौर पर 2 गुटों में बंट चुकी थी। जो लोग चीन के समर्थन में थे उन लोगों ने वर्ष 1963 में आंध्र प्रदेश के तेनाली में एक बैठक करके नई पार्टी बनाने पर सहमत हो गए। इस बीच बंबई में पार्टी का 7वां कांग्रेस शुरू हुआ, किंतु चीन की नीतियों का समर्थन करने वाले गुट से जुड़े नेताओं ने कलकत्ता में अलग से बैठक करके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया। पार्टी में विभाजन के बाद अल्ट्रा लेफ्ट और मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टियों का दौर शुरू हो चुका था। कम्युनिस्ट आंदोलन अब सर्वहारा क्रांति से निकलकर ग्रामीण इलाका और जंगल की ओर शिफ्ट करने लगा था। इसके बाद पार्टी में कई और टूट हुआ। कहते हैं कि 1960 का दशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल के लिए याद किया जाएगा। वह एंग्री यंग मैन की छवि का दौर था। कई देश के युवा आंदोलन और संघर्ष का रास्ता चुन रहे थे। इधर वियतनाम की लड़ाई में सुपर पावर अमेरिका पराजित हो चुका था। इससे वामपंथियों का हौसला परवान चढ़ने लगा था। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का उग्र चेहरा अब लोगों के सामने आने वाला था। इसको समझने से पहले आपको बता दें कि उन दिनों मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दार्जिलिंग ब्रांच में एक क्रांतिकारी नेता खूब चर्चा में थे। उनका नाम था चारू मजुमदार। कहते हैं कि चारू मजुमदार ने कुछ दस्तावेज तैयार किए थे। बाद में इसको तराई के दस्तावेज के तौर पर जाना गया। चारू मजुमदार ने अपने दस्तावेज में
भारत के संविधान को नकारते हुए चीन की नीतियों को अपनाने की लोगों से खुला अपील कर दी। आपको बताते चलें कि सिलीगुड़ी के समीप एक गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम था नक्सलबाड़ी। कहते हैं कि नक्सलबाड़ी गांव के एक जमींदार ने गांव के ही एक मजदूर की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। जख्मी मजदूर का नाम बिमाल था। उसके बाद आदिवासी मजदूरों ने जमींदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और जमींदारों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। चारू मजूमदार ने मौके की नजाकत को हवा दी और इस आंदोलन में कूद पड़े। चारू मजूमदार के कहने पर जंगल संथाल और कानू सन्याल ने आंदोलन की कमान थामी और यहीं से भारत में नक्सलवाद का उदय हुआ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर अब दो विचारधारा पनपने लगा था। सशस्त्र क्रांति में भरोसा रखने वाले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेताओं ने मिलकर वर्ष 1968 में अखिल भारतीय कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी AICCR का गठन कर दिया और प्रजातंत्र के चुनावी रास्ते को खारिज करते हुए सशस्त्र क्रांति के कुवत पर सत्ता हासिल करने की राह पकड़ ली। इसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने चारू मजूमदार और कानू सन्याल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित होते ही चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक बैठक की। इस बैठक में शामिल हुए अन्य असंतुष्टों को भी बाद में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद नवगठित AICCR की आंध्र कमेटी ने सशस्त्र क्रांति की तैयारी शुरू कर दी और तभी श्रीकाकुलम समिति ने दो प्रस्ताव पास कर दिए। इसमें कहा गया कि सशस्त्र संघर्ष में अब और देर नहीं की जा सकती। इसके बाद साबरा और जतापू आदिवासियों को गोलबंद करके श्रीकाकुलम के जमींदारों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया गया। इधर बिहार के मुसहरी प्रखंड में जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन शुरू हो गया। देखते ही देखते सशस्त्र आंदोलन की तपिश में उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल सुलगने लगा। इस बीच आंदोलनकारियों ने केरल के एक पुलिस स्टेशन पर हमला करके उन दिनों सभी को चौंका दिया था। इस बीच वर्ष 1969 में CPI-ML का गठन हुआ। इसने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दंडकारण्य में अपनी धमक दिखानी शुरू कर दी। दूसरी ओर माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर यानी MCC के जुड़े लोग बिहार और पश्चिम बंगाल में सक्रिय हो गए। इसके अलावा विनोद मिश्र की अगुवाई में CPI-ML लिबरेशन सक्रिय हो गई, जबकि सत्यनारायण सिंह और चंद्रपुला रेड्डी के नेतृत्व में एक अन्य ML पार्टी भी उन दिनों सक्रिय हो गई। वर्ष 2004 में MCC और पीपल्स वार के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौता के बाद दोनों ने आपस में विलय करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का गठन कर लिया। आज यह भारत का सबसे बड़ा गुरिल्ला नक्सली संगठन है। लबल अब यह कि इतने लंबे संघर्ष के बाद भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन कमजोर क्यों हो गया। इसके कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस रफ्तार से समाज में बदलाव हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी खुद को उस रूप में ढालने में सफल नहीं हो सकी। दूसरा बड़ा कारण यह कि शुरू में लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी सभी वर्ग के पीड़ितों के साथ खड़ी होगी, पर कालांतर में वह चुनिंदा वर्ग के साथ खड़ी दिखी। इससे सर्वहारा समाज का कम्युनिस्टों से मोह भंग होने लगा और कम्युनिस्ट पार्टी का दायरा सिमटता चला गया। कुल मिलाकर राष्ट्रवाद के इस नए दौर में कम्युनिस्टों को नए सिरे से सोचना होगा, विचारधारा में बदलाव करना होगा और आर्थिक मोर्चे पर चीन के उदारीकरण को आत्मसात करना होगा। सबसे बड़ी बात यह कि पीड़ित चाहे किसी वर्ग, जाति या समुदाय का हो, कम्युनिस्टों को उसके साथ खड़ा होना होगा। उम्मीद है हमारा यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।